नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। रेलवे की तैयारियां जो है वो ज़ोरों से चल रही है। इसी के बीच में आपके लिए एक कोशिका का जो टॉपिक है उसका टेस्ट लेके आया हूं। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लगातार जवाब देना है और अंत के अंदर आपको ये बताना है कि आपको टेस्ट कैसा लगा। और अंत में आपको और अपने जितने नंबर आप आते हैं वो भी आपको है वो कमेंट के अंदर बताने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका से संबंधित जो तथ्य है वो किस पुस्तक के अंदर प्रकाशित किए थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका से संबंधित जो तथ्य है वो किस पुस्तक में प्रकाशित किए थे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। चलिए, रॉबर्ट हुक ने और जो माइक्रोग्राफिया नाम की किताब है उसके अंदर कोशिका से संबंधित तथ्य है वो प्रस्तुत किए थे। हमें पता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कोशिका की खोज है वो पादप की छाल के अंदर की थी। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कोशिका की खोज की थी और कोशिका के संबंधित जो तथ्य है वो बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए, कोशिका सिद्धांत जो है वो दो वैज्ञानिकों ने दिया था, एम स्लीडन और टी स्वान ने। कोशिका सिद्धांत दिया गया था 1838 में और 39 में। ठीक है, 1838 के अंदर जो टी स्वान है उसने जंतुओं के ऊपर, और 1839 के अंदर जो टी स्वान है 1838 में एम स्लीडन और 39 के अंदर टी स्वान ने पादपों के ऊपर है वो कोशिका सिद्धांत दिए थे। और कोशिका सिद्धांत से दोनों ने एक बात बताई थी कि प्रत्येक जो सजीव होता है वो कोशिका से बना होता है और प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है जो कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो कोशिका सिद्धांत दिया था एम स्लीडन और टी स्वान ने 1838-39 के अंदर। स्लीडन ने अपना प्रयोग किया था जंतुओं पे और टी स्वान ने अपना प्रयोग किया था पादपों पे। और दोनों से एक बात सामने निकल कर आई थी कि प्रत्येक सजीव जो होता है वो कोशिका से बना होता है और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है जो कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। नव कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। न्यू सेल थ्योरी किसने दी थी। चलिए अपना जवाब दीजिए। तो नव कोशिका सिद्धांत जो है वो दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। देखिए, नव कोशिका सिद्धांत को कोशिका विभाजन का सिद्धांत भी कहते हैं। कोशिका विभाजन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं और ये सिद्धांत दिया गया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा 1855 में। इस सिद्धांत के अनुसार नई कोशिका का जो निर्माण है वो पुरानी कोशिका से होता है। दोबारा सुनिए मेरी बात को। नव कोशिका सिद्धांत, जिसको कोशिका विभाजन का सिद्धांत भी कहते हैं, ये दिया था 1855 के अंदर रुडोल्फ विर्चो ने। और इस सिद्धांत को बोलते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार नई कोशिका का निर्माण जो है वो पुरानी कोशिका से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं कि दो कोशिका भित्ति के बीच में किस पदार्थ का स्तर बना होता है। यानी दो जो कोशिकाएं भित्ति होते हैं उनके बीच में कौन सा पदार्थ है वो भरा रहता है। दो कोशिका भित्ति के बीच कौन सा पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कोशिका भित्ति अपन कहते हैं पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि पादप जो है वो खुले वातावरण में विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करता है, इसलिए इसकी बाहर कोशिका भित्ति जो होती है वो एक निर्जीव भाग होता है, और ये भाग जो होता है वो विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों से पादप की रक्षा करता है और कोशिका भित्तियों के बीच में भरा रहता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन में सहायक होता है।
निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका विभाजन में सहायक होता है? जवाब दीजिए भाई। तो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तारक काय। इसकी खोज की थी टी बावेरी ने और इसको नाम दिया था वॉन बेंडेन ने। इसको नाम दिया था वॉन बेंडेन ने, ठीक है। इसकी खोज जो है वो की थी टी बावेरी ने और इसको नाम दिया था वॉन बेंडेन ने। कोशिका विभाजन में सहायक होता है तारक काय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि कौन सा कोशिकांग है जो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली दोनों से जुड़ा होता है? देखिए अपन कहते हैं ये होता है केंद्रक, केंद्रक के चारों ओर आवरण होता है उसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, और जो कोशिका के चारों ओर आवरण होता है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो ऐसा कोशिकांग जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली दोनों से जुड़ा होता है, ठीक है। तो जवाब दीजिए। तो वो कोशिकांग होता है अंतःप्रदर्वी जालिका। अंतःप्रदर्वी जालिका जो है वो अंदर से तो जुड़ा होता है केंद्रक झिल्ली से और बाहर से जुड़ा होता है कोशिका झिल्ली से, ठीक है। इसकी खोज की थी पोर्टर ने, इसकी खोज की थी पोर्टर में, और ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। अंतःप्रदर्वी जालिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है SER यानी चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका, एक होती है RER यानी खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका। अब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इसको खुरदरी कब होती है ये, तो याद रखने वाली बात ये है कि जब अंतःप्रदर्वी जालिका के ऊपर राइबोसोम का जमाव होता है। जब अंतःप्रदर्वी जालिका के ऊपर राइबोसोम का जमाव होता है तो वो हो जाती है खुरदरी, और जब वसा का जमाव होता है तो वो होती है चिकनी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, पादप कोशिका में गोल्जी काय को क्या कहते हैं? देखिए गोल्जी काय की खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी काय की खोज जो है वो की थी कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है। और अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पादप कोशिका के अंदर गोल्जी काय को क्या कहते हैं? तो जवाब दीजिए इसका, ठीक है। तो देखिए पादप कोशिका में गोल्जी काय को बोलते हैं डिक्टियोसोम। पादप कोशिका में गोल्जी काय को बोलते हैं डिक्टियोसोम, ठीक है। और गोल्जी काय की खोज जो है वो की थी कैमिलो गोल्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? दीजिए जवाब। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो दिया था बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? बेंडा ने। देखिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो कोलिकर ने रेखित पेशियों के अंदर और सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, ठीक है। फिर अल्टमान ने इसको नाम दिया बायोप्लास्ट। अल्टमान ने इसको नाम दिया बायोप्लास्ट और बेंडा ने इसी बायोप्लास्ट को नाम दे दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। बेंडा ने इसी और बायोप्लास्ट को नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो खोज इसकी कोलिकर ने, अल्टमान ने इसको नाम दे दिया बायोप्लास्ट, और माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो दिया था बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? बेंडा ने। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का बिजली घर, ठीक है, किसने कहा था? चलिए तो कोशिका का शक्ति गृह कहा था फिलिप सीवेविटज ने। कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा था फिलिप सीवेविटज ने, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया अल्टमान ने इसको नाम दिया बायोप्लास्ट, बेंडा ने इसको नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया, और इसे सीवेविटज ने इसे कहा पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, कोशिका की और प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? कोशिका की
प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? दीजिए जवाब दीजिए। देखिए, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? ठीक है, तो कोशिका का एटम बम कहते हैं लाइसोसोम को। कोशिका का एटम बम कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं इसको कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ अपचायिक पदार्थ, अपघट्य पदार्थ पाए जाते हैं जो स्वयं की कोशिका का ही पाचन कर लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली। और इसकी खोज की थी डी डुवे ने। इसकी खोज की थी डी डुवे ने। ठीक है, लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे में, जिसको बोलते हैं एटम बम या आत्मघाती थैली। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया कि जो टी स्वान और एम स्लीडन ने कोशिका सिद्धांत दिया, उसके अंदर ये कहा था कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है जो कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसको कोशिका का नियंत्रक केंद्रक भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे अपन कहेंगे कि इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का आधार बताया था? देखिए, जीव द्रव्य जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जवाब दीजिए भैया आप। जीव द्रव्य या जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज की थी पुरकंजन ने। इसकी खोज की थी पुरकंजन ने। लेकिन बताइए, जीवन का भौतिक आधार किसने बताया था? तो इसको जीवन का भौतिक आधार बताया था जूलियस हेक्सले ने। जूलियस हेक्सले ने। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फलों का जो लाल रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है? फलों का लाल रंग जो होता है वो किस वर्णक के कारण होता है? दीजिए जवाब दीजिए। फलों का लाल रंग होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। फलों का जो लाल रंग होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। हरा रंग जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। बैंगनी रंग जो होता है वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। और बिना रंग के भाग होते हैं, जड़े अपन कह सकते हैं, तना, वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के कारण। तो लाल रंग जो होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के मध्य अवधि। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में कहा था कि नई कोशिका का निर्माण जो होता है वो पुरानी कोशिका से होता है। तो ये पूछ रहा है कि कोशिका यदि विभाजित होती है तो उस एक कोशिका से दो कोशिका बनने के बीच का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? दीजिए जवाब दीजिए। तो इस मध्य अवधि को बोलते हैं अंतरावस्था, इंटरफेज। ठीक है, दो कोशिका विभाजन की जो मध्य अवस्था है उसको बोलते हैं इंटरफेज या अंतरावस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समसूत्री विभाजन की खोज 1882 में किसने की थी? बताइए, समसूत्री खोज जो है वो 1882 में किसने की थी? तो आप कहोगे समसूत्री विभाजन की खोज 1882 के अंदर की थी वॉल्डेर फ्लेमिंग ने। वॉल्डेर फ्लेमिंग ने। ठीक है, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका दो कोशिकाओं में बंट जाती है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका जो होती है वो दो कोशिकाओं के अंदर बंट जाती है। ठीक है, समसूत्री विभाजन सिर्फ कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है
लैंगिक कोशिकाओं के अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन जो है उसकी खोज 1882 में वोल्डेर फ्लेमिंग ने की थी। सिर्फ कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है। और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका कितनी कोशिकाओं में, तो 2 कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाओं के अंदर बंटती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है? दीजिए जवाब दीजिए। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देता है? ठीक है, चलिए, तो ये होती है मेटाफेज। ये होती है मेटाफेज, और जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्यावस्था। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो वो होती है मेटाफेज या मध्य अवस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? सबको पता है डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, जवाब दीजिए अगले क्वेश्चन का कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की खोज किसने की थी? किसने फिंगरप्रिंटिंग जो है वो किसने विकसित की थी? पहला जवाब है हरगोविंद खुराना, वाटसन एवं क्रिक, एलेक्स जेफरिस और विल्किंस। दीजिए भाई जवाब दीजिए। ठीक है, इसकी खोज की थी एलेक्स जेफरिस ने। ठीक है, कईयों ने जवाब दिया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो आपको मैं बता दूं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। जेनेटिक कोड की जो खोज है वो की थी हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज है वो की थी एलेक्स जेफरिक ने। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी एलेक्स जेफरिक ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर एकमात्र निर्जीव भाग कौन सा होता है? कोशिका के अंदर एकमात्र निर्जीव भाग कौन सा होता है? पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी या राइबोसोम। बताइए भाई। तो इसका सही जवाब जो है वो है रसधानी। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैक्यूल। और मैं आपको बता दूं, रसधानी की एकमात्र है जो कोशिका के अंदर निर्जीव संरचना होती है। ठीक है, इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको बोलते हैं कोशिका रस। कोशिका रस। आपसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका रस कहाँ पाया जाता है? रसधानी के अंदर पाया जाता है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रसधानी के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। रसधानी के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो कोशिका के अंदर रसधानी जो होती है वो एक निर्जीव भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2 अर्ध गुणसूत्र। देखो हम जानते हैं कि गुणसूत्र जो होता है वो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बनता है। गुणसूत्र जो होता है वो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है। तो आपसे पूछा गया है कि अर्ध गुणसूत्र आपस में जुड़ते हैं ना, उस जगह को क्या बोलते हैं? तो उस जगह को बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, उस जगह को बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। समजात गुणसूत्रों के समूह को क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्रों के समूह को क्या बोलते हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकोटीन या डाइकिनेसिस? डाइकिनेसिस। तो इसका सही जवाब है जाइगोटीन। समान गुणसूत्रों के समूह को बोलते हैं जाइगोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस कोशिकांग को अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं? किस कोशिकांग को अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं? गोल्जी काय, लाइसोसोम, तारक काय या राइबोसोम? दीजिए, जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब जो है वो है लाइसोसोम, सॉरी, इसका सही जवाब है गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी काय को अणुओं का यातायात प्रबंधक या अपन कह सकते हैं इसको बोलते हैं ट्रैफिक मैनेजर, कोशिका का ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिका का ट्रैफिक मैनेजर। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया था जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। ठीक है, दीजिए, जवाब दीजिए। तो सबसे पहले जीन संश्लेषण प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से, वैसे तो जीन की खोज जो है वो जॉनसन ने की थी, लेकिन कृत्रिम संश्लेषण जो है वो किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, जीन का कृत्रिम संश्लेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये है कि दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य दूरी कितनी होती है? देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, हम कहते हैं कि एक जो डीएनए होता है वो एक द्विकुंडलित संरचना होती है। डीएनए जो होती है वो एक द्विकुंडलित संरचना होती है। तो इस द्विकुंडलित संरचना का प्रत्येक जो कुंडलित भाग होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और आपसे ये पूछा गया है कि दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 3.4 एंगस्ट्रम। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रम। आपका जवाब क्या है इसमें? हाँ, 3.4 एंगस्ट्रम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस कोशिकांग को कोशिका का दिमाग कहते हैं? किस कोशिकांग को कोशिका का दिमाग कहते हैं? ठीक है, तो हम जानते हैं, चलिए जवाब दीजिए। कोशिका का दिमाग कहते हैं केंद्रक को, कोशिका का दिमाग, कोशिका का नियंत्रक केंद्र। हम जानते हैं कि जो बॉडी होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं, वैसे ही कोशिका का दिमाग बोलते हैं किसको? केंद्रक को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने, स्लाइडेन ने या रुडोल्फ विर्चो ने? तो जीवित कोशिका की खोज जो है वो 1674 के अंदर ल्यूवेनहॉक ने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो कोशिका खोजी थी वो एक मृत कोशिका थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज जो है वो ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि केंद्रक झिल्ली की खोज किसने की थी? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली बनी होती है उसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। और बताइए केंद्रक झिल्ली की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट ब्राउन, ओ हंटविंग, कोलकर? चलिए, तो इसका सही जवाब है ओ हंटविंग, ओ हंटविंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तरल मोज़ेक सिद्धांत, तरल मोज़ेक सिद्धांत है वो किसके निर्माण से संबंधित है? तरल मोज़ेक सिद्धांत है वो किसके निर्माण से संबंधित है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, वो लवक? बताइए। तो ये संबंधित है कोशिका झिल्ली से। तरल मोज़ेक सिद्धांत दिया गया था 1872 में। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये सिद्धांत दिया था सिंगर व निकलसन ने, सिंगर व निकलसन ने। ठीक है, तरल मोज़ेक सिद्धांत जो है वो कोशिका भित्ति के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, कोशिका झिल्ली, सॉरी, कोशिका झिल्ली के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार का कोशिका विभाजन जैव विकास में सहायक होता है। ठीक है, किस प्रकार का कोशिका विभाजन जो होता है वो जैव विकास में सहायक होता है। जवाब दीजिए, अर्धसूत्री, समसूत्री, असूत्री या कोई नहीं। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा अर्धसूत्री। देखें, अर्धसूत्री जो विभाजन है उसमें दो जीव होते हैं, दो अलग अलग कोशिकाएं होती है। तो दो जीवों के जब गुणसूत्र आए तो फलस्वरूप विभिन्नता उत्पन्न होती है। फलस्वरूप अगली पीढ़ी के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और यदि लगातार विभिन्नताएं उत्पन्न होती है तो जैव विकास का कारण बनता है। तो आप कहते हो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जैव विकास में सहायक होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जैव विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए, और नेक्स्ट क्यूज तक अगली तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले टेस्ट में।